वंश के पहले युवा को जागृत किया गया और सफलतापूर्वक रूपांतरित किया गया, जिसका नाम अभिमन्यु था। तेजस ने वनराज के साथ एक कमरा साझा किया और अभिमन्यु का रूममेट फ्लॉफी था। इन युवाओं को साधारण नाम दिए गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आदित्य राज ने यह स्पष्ट किया कि एक बार जब वे जागीरदार बन गए तो वे नए नाम चुन सकते थे। वास्तविक नाम केवल उन्हें ही मिलते थे जो जागीरदार का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। जागीरदार के नाम का बैज पहनने से उन्हें गुलामों से अलग पहचान मिलती थी, जिससे वे दुर्घटनावश मारे जाने से बच सकते थे। रात के खाने के बाद आदित्य राज ने सभी को अपने अपने कमरों में वापस जाने के लिए कहा, ताकि अगले दिन उनकी पढ़ाई शुरू की जा सके। दिन भर की परेशानी और बदलावों के चलते द्वितीय तुरंत गहरी नींद में सो गया। जैसे ही वह सोया, तेजस चुपचाप अपने बिस्तर से बाहर निकला। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह धीरे धीरे दबे पांव चलता हुआ ग्राउंड फ्लोर के दूसरे छोर पर स्थित कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। हिमांशी इसी कमरे में रहती थी, जबकि गलियारे के दोनों तरफ लड़कों के लिए 2 कमरे थे। दरवाजा खुला और हिमांशी का चेहरा सामने आया। तेजस को देखते ही उसकी सूजी हुई आंखें फिर से नम हो गईं। वह तेजी से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है? तेजस ने धीमी आवाज में पूछा। वह इस लड़की की परवाह करता था, जिसने इस दुस्वप्न भरी दुनिया में उसे गर्मी का एक दुर्लभ स्रोत प्रदान किया था। उसके सवाल के जवाब में हिमांशी फूट फूट कर रोने लगी। मां, मां, हिमांशी ने रूंधी आवाज में कहा। तेजस हैरान रह गया और उसे सहारा देने के लिए अपना कंधा दे दिया। अचानक उसे एक अजीब सा भय महसूस हुआ और उसका गला सूखने लगा। तुम्हारी मां को क्या हुआ? उसने जल्दी से पूछा, लेकिन हिमांशी रोने के अलावा कुछ नहीं कह सकी। तेजस ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और अपनी रहस्यमयी स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने हिमांशी के शरीर में अपनी ऊर्जा भेजी, उसने उसके भीतर एक हल्की हरी ऊर्जा का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे यह हरी ऊर्जा उससे जुड़ना चाहती थी। तेजस ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस खींच ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलती से वह हिमांशी की विंड वुल्फ रक्तरेखा ऊर्जा को खत्म न कर दे। अगर ऐसा होता तो हिमांशी खतरे में पड़ जाती। फिर भी इस तकनीक से हिमांशी को थोड़ी राहत मिली और उसकी भावनाएं थोड़ी स्थिर हो गईं। उसने आंसुओं भरी आंखों से तेजस को देखा और कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी मां को उस वेदी पर देखा था। तेजस का मन एकदम खाली हो गया। वेदी? मां? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे 10 महिलाएं उन 10 लड़कियों की मां थी जिन्हें विंड वुल्फ वंश में रखा गया था? अगर हिमांशी की मां वहां थी तो मेरी मां भी हो सकती है। हालांकि उसकी मां से मुलाकात उसकी यादों में धुंधली थी, लेकिन वह वही थी जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। अब यह समझते हुए कि इन महिलाओं में से एक उसकी मां हो सकती है, तेजस के दिल में एक नया संकल्प जाग उठा। वह इन निर्दोष लोगों की रक्षा करने और इस दुनिया को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तेजस की जन्म देने वाली मां को बलि चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसने विंड वुल्फ वंश के जागृत लोगों में से एक होने का नाटक किया था। इस भयानक संभावना के विचार से तेजस के रोंगटे खड़े हो गए। वह कभी भी भेड़िया राक्षसों की इस क्रूरता की कल्पना नहीं कर सकता था। अन्य 3 लड़कों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था और संभवतः वे भी उसकी ही तरह कम उम्र में अपनी माताओं से अलग हो गए होंगे और उन्हें पहचान नहीं पाए। केवल हिमांशी, जो जन्म से ही अपनी मां के साथ रहती थी, अपनी मां को इस भयावह स्थिति में भी याद रख सकी थी। डर से चुप रहने के कारण उसकी जान बच गई थी, लेकिन जब उसकी भावनाएं स्थिर हुईं तो वह अपने दुख को रोक नहीं पाई। यह दुनिया बहुत निर्दयी हो सकती है, तेजस ने धीरे से कहा। उसी समय दरवाजा खुला और आदित्य राज और हेमा कमरे में दाखिल हुए। हेमा की आंखों में भी आंसू थे। तेजस तुरंत खड़ा हो गया। उस पल में ऐसा लगा जैसे उसका खून खौलने लगा हो। उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई और उसने अपनी पूरी दिव्य चेतना को बाहर निकालने की चाहत महसूस की, जैसे इस दुनिया की हर चीज को तबाह करना चाहता हो। लेकिन हेमा तेजी से आगे बढ़ी और हिमांशी को गले लगाकर उसे सांत्वना देने लगी। आदित्य राज ने गहरी सांस ली और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। हम में से हर एक जीवित जागीरदार ने इस तरह के दृश्यों का सामना किया है, उन्होंने कहा। यह राक्षसों का तरीका है। उनके अनुसार मानव महिलाएं जो राक्षसी वंश को जन्म देती हैं, अपने पूर्वजों के लिए अपमान है। ऐसी माताओं को बलि चढ़ाना ही उनका अंजाम होता है।
क्या तुमने वेदी के नीचे उन मानव खोपड़ियों को देखा? वे उन्हीं पीड़ितों की निशानियां हैं जिन्हें इसी कारण मारा गया। जब मैं तुम दोनों से मिला तो मुझे लगा कि तुम अलग हो, तुम दोनों बुद्धिमान हो, खासकर तुम तेजस। जब अन्य बच्चों को मारा गया तो तुम डरे नहीं थे, तुम लड़ने के लिए तैयार थे। मुझे लगता है कि तुम्हारा विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही जाग चुका था। लेकिन एक बात समझ लो, यहां जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आवेगशीलता सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए मौत की ओर ले जाती है। राक्षसों के नियमों के अनुसार अगर कोई जागीरदार विश्वासघात करता है तो सभी जागीरदारों को मार दिया जाता है, यहां तक कि बच्चों को भी। मेरे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि मैं तुम्हें पकड़ लूं और तुम्हारी जागृति के बारे में पूछताछ के लिए तुम्हें सौंप दूं, तुम दोनों को। क्या तुम समझे? तेजस का गुस्सा धीरे धीरे ठोस संकल्प में बदल गया। उसने आदित्य राज की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक सर्द ठंडक थी। तो क्या तुम हमें सौंपने की योजना बना रहे हो? आदित्य राज को अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई। तेजस की घूरती नजरों से वह चौंक गया। तेजस एक बच्चा होते हुए भी किसी कमजोर की तरह नहीं दिख रहा था। वह कड़वी मुस्कान रोक नहीं सका। अगर मुझे तुम्हें सौंपना होता तो क्या मैं समारोह के दौरान तुम्हारे रास्ते में खड़ा होता? बच्चों, कोई बेवकूफी मत करना, कहीं मत भागना। तुम्हारी मां का शरीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वे पहले ही उससे निपट चुके हैं। अगर तुम्हारे पास दिल है तो अच्छी तरह से जियो और मजबूत बनने की कोशिश करो। तेजस की आंखों में सर्द ठंडक धीरे धीरे कम हो गई और उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। अगर वह अपनी दिव्य चेतना का एक अंश भी प्रकट कर दे तो वह यहां सब कुछ नष्ट कर सकता था, लेकिन इस दुनिया के नियमों के कारण उसकी शक्तियां बहुत कम हो जाती। यह जगह बहुत ही दमनकारी थी। राक्षसों और अप्सराओं के इस विशाल महाद्वीप पर क्या ये मानवीय त्रासदियां सिर्फ विंड वुल्फ टाउन तक ही सीमित थीं? नहीं, ये इस दुनिया के हर कोने में घटित हो रही थीं। भले ही वह विंड वुल्फ टाउन को पूरी तरह से मिटा दे, इससे मानवता की मूलभूत समस्या हल नहीं होगी। आदित्यराज सही कह रहा था, केवल मजबूत बनकर, वास्तव में शक्तिशाली बनकर ही सब कुछ हल किया जा सकता है। उसी समय एक गर्मजोशी भरा हाथ तेजस के हाथों में आया। तेजस ने देखा तो हेमा की आंखों में आंसू थे जो धुंधले हो चुके थे। बच्चे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। कृपया अच्छे से जीने के लिए जो कर सकते हो करो, यही तुम्हारी मां को सबसे बड़ी राहत होगी। मेरा भी एक बच्चा था, लेकिन वह जागृति मूल्यांकन में विफल हो गया। अगर वह सफल होता तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेती, भले ही इसका मतलब मेरी मौत ही क्यों न हो। हेमा ने तेजस को अपनी बाहों में खींच लिया। उसे और हिमांशी को पकड़े हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हेमा का आलिंगन गर्म था। इसने तेजस के हृदय में छुपी हत्या की मंशा को ठंडा कर दिया। हिमांशी उस गर्म आलिंगन में रोते रोते सो गई, जबकि आदित्यराज ने तेजस को उसके कमरे में वापस ले जाया। अच्छी नींद लो, आदित्यराज ने तेजस के सिर पर धीरे से थपथपाते हुए कहा।